हाय बच्चों, जैसे कि आपको पता है 10th क्लास का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे आपके जो 10th का इस बार पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर आया है, उसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो मेरे पास ये 10th का क्वेश्चन पेपर है, ये कोड सी है बच्चों। तो सेट नंबर 3 का क्वेश्चन पेपर हम आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें बच्चों, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रिस्पेक्टली आर। बच्चों ये मेटलर्जी में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या था, इसमें पूछा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कैथोड एनोड और जो इलेक्ट्रोलिटिक मड होगी ना उसमें क्या क्या मिलेगा। तो ये आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेट 3 है, ये सेट 3। तो बच्चों जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। ये हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, एसिडिफाइड CuSO4। और इसमें क्या देखा था कि जो एनोड होती है उस पर क्या होता है, इम्प्योर कॉपर। और जो कैथोड होती है उस पर क्या होती है, कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर। तो इसमें क्या क्या चीज है, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही है बच्चों, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन विल बी। इसमें बोला है कि यदि 4 कार्बन का हम कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी कौन सी होगी। मतलब बेसिकली बच्चों इसमें आइसोमर पूछा है कि आइसोमर कौन सा है, क्योंकि आइसोमर होता क्या है, जिसका फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको ही तो आइसोमर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर में डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। जो बी ऑप्शन है वो देखो, उसमें क्या अरेंजमेंट है, कार्बन 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 कार्बन, और एक इसमें है कार्बन कार्बन और इस तरीके से। तो बच्चों इसकी नेमिंग देखो दोगे तो ये 1 2 3 एंड 4, और इसकी दोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो डिफरेंट नाम हुआ ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। जैसे ऑप्शन नंबर 1 और ए सी डी में करोगे तो 4 कार्बन ही आएंगे। अब जो लॉन्ग चेन देखोगे वो 4 कार्बन की आएगी, सेम नेम आएगा। तो नेम सेम आ जाएगा, स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा, तो वो आइसोमर ही नहीं होगा ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट ही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों। इसमें बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पूछी है आपकी कि जो ये रिएक्शन दे रखी है इसको बैलेंस करो, क्या होगी। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिएक्शन क्या दी है, EPbNO3 का होल ट्वाइस, और इसमें हीट की गई है, और आपके पास दिया है PbO, और आपके पास NO2 गैस रिलीज हुई है और ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें बैलेंसिंग पूछी है, तो इसका है ना बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। जैसे ए ऑप्शन दिया है तो ए में 1 1 2 1 दिया है, ये वैल्यू पुट कर दो, देख लो इक्वेशन बैलेंस हुई है नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो ऑप्शन डी है उसमें दिया है 2, यहाँ भी 2 दिया है, और यहाँ दिया है 4, और यहाँ दिया है 1। तो बच्चों देखो यहाँ पे लेड कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी लेड 2 हो गया, मतलब पी भी तो बैलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 2, ये 2 यहाँ पे, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4। अब इस तरफ नाइट्रोजन देखो 4 नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, 3 2 6, 6 2 12, तो ऑक्सीजन कितना है 12, और इस तरफ ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 4 2 8 9 10 एंड 11 12, तो इस तरफ भी 12, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस हो गई। तो बच्चों इसका सबसे इजी मेथड है, जो ऑप्शन दिए हो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो, देख लो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं, उससे आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, डी हो गया सही। ठीक है, अभी तो लगातार आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी केमिस्ट्री का है। तो इस वाले को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसका क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए मेटल X, कोई भी मेटल X है हमारे पास, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। तो इसमें बोला यदि मेटल X की NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई गैस लिबरेट हुई है जिसका नाम दिया है इन्होंने G।
फिर इन्होंने बोला है कि जो गैस लिबरेट हुई है, यदि हम इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसी मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो भी हमारे पास यही गैस लिबरेट हो रही है जी। तो इसमें बोला गया है कि एक्स और जी क्या क्या होगा ये बताना है। अब आपके पास ऑप्शन बच्चों देखो, एक्स बोला है कि मेटल है, तो आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि किसी भी मेटल के यदि बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। एक बार मार्कर चेंज करती हूँ फिर बताती हूँ। तो बच्चों हमारे पास किसी भी मेटल के बेस के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास मिलता है सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई मतलब ये यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि मेटल कौन सी होगी। अब देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में कॉपर दिया है, बी में जिंक दिया है, सी में जिंक, डी में कॉपर, मतलब कॉपर और जिंक में से होगी, ये तो कंफर्म है कॉपर या जिंक होगा। और इसमें बोला है जी क्या होगा, जी हमें पता है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपके पास दी है ऑप्शन नंबर सी और डी में। अब आपको मेटल में पहचानना है कि जिंक होगा या कॉपर होगा, तो जिंक और कॉपर का कैसे पता चल रहा है बच्चों, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एक कॉपर है आपका और एक जिंक है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है उससे तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को तभी तो डिस्प्लेस कर पाएगी तब ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर आपको पता है इनर्ट है, हाइड्रोजन के बाद आती है। रिएक्टिविटी सीरीज जिस बच्चे को नहीं पता हो वो शॉर्ट्स में ट्रिक बताइए, वहां से जाके देख लेना, वहां आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली मेटल है वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी। बच्चों ये है तो डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन ना, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। तो हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी। तो अब देखो कॉपर और जिंक, जो कॉपर है वो तो हाइड्रोजन के बाद आता है बच्चों, छापा CuHg, प्लेटिनियम एंड Au, ये तो लास्ट में आता है। तो मतलब इसका आंसर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, जिंक। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन, जिंक हो गया X और हाइड्रोजन हो गया G, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी केमिस्ट्री को। वाओ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके पेपर में देख रहे हो लगातार। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड इज हीटेड, यदि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड को हीट किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है, बेकिंग पाउडर ना। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को हीट करते हो तो बेकिंग पाउडर मिलता है। तो इसमें बोले बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट एक्स मिल रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। बच्चों जैसे ही केक आपने खाया होगा, ढोकला खाया होगा, वो सॉफ्ट और स्पंजी बनता है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा होता है और ऐसे ऐसे करोगे तो वो स्पंजी होता है। वो किस लिए बनता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। जैसे ही बच्चों बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को हम हीट करते हैं वहाँ CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होने की वजह से चीज़ सॉफ्ट बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए मेटल M, अब करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है कोई भी मेटल है M, यदि हम इसके रिएक्शन करा रहे हैं फेरस सल्फेट के साथ, तो इसने बोला कि जो मेटल है ना ये डिस्प्लेस कर रही है, मतलब ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मेटल सल्फेट बन रहा है प्लस आयरन रिलीज हो रहा है। अब बोला यदि सेम रिएक्शन को हम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ करा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो रही है, डिस्प्लेस नहीं हो पा रही है। तो इसमें बोला है मेटल M क्या होगा, सेम रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन देख लो। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे क्वेश्चन सोल्व कराएगी। तो इसमें यही बोला है कि यदि मेटल M की फेरस सल्फेट के साथ करा रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ नहीं हो रही। तो बच्चों इसका मतलब जो आयरन है इससे तो हमारी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, बट एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है, यही पता चला ना। अब इसमें ऑप्शन है बच्चों मैग्नीशियम, कॉपर, लेड एंड जिंक। अब देखो कॉपर आपको पता है हाइड्रोजन से भी बाद में आता है तो कॉपर पे तो लगाओ काटा। अब आपके पास ऑप्शन बच गए मैग्नीशियम, लेड, Pb और जिंक, ठीक है। अब हमें ये देखना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों आपको क्या बताई थी, मैं थोड़ी सी लिख के बताती हूँ अभी एक बार आपको। देखो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, लेके बारात, श्री कहना, मजे से आना,
यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसमें बोला एल्युमिनियम के साथ तो रिएक्शन नहीं हो रही बट आयरन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन, मान लो बच्चों मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर देता, क्योंकि मैग्नीशियम तो एल्युमिनियम से ऊपर आ रहा है ना। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी ना उस चीज़ से ऊपर आएगी, वो रिएक्शन कर देगी। मतलब मैग्नीशियम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन एल्युमिनियम, तो ये रिएक्शन कर देगा, तो मैग्नीशियम तो आएगा नहीं। अब बच्चों लेड और जिंक, इनमें से आंसर आएगा। तो अब हमें आगे लिखनी पड़ेगी, भाई देखते हैं कौन सा है। तो लेके बारात श्री कहना मजे से आना, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहे। देखो अब यहाँ तक तो सोल्व कर ली थी ना। अब बच्चों देखो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होना चाहिए बट आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। आयरन यहाँ है और एल्युमिनियम यहाँ है, तो इसके बीच में है बच्चों। देख लो अब इसके बीच में क्या आ रहा है, जिंक, तो जिंक इज आंसर। समझ आ गया ना। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा पावरफुल मेटल होगी वही डिस्प्लेस कर पाएगी, कम रिएक्टिव नहीं कर पाएगी। पतला लोग मोटे लोग को थोड़ी हरा सकते हैं, पावरफुल लोग ही तो वीकर को हराएंगे। यदि आप वीक हो, आपके सामने हाथी खड़ा कर दिया जाए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहलवान, WWE का पहलवान, तो आप उसको नहीं हरा पाओगे ना बच्चों। तो सेम ऐसे होता है, जो ज़्यादा पावरफुल है वही वीक वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, वरना नहीं होगा। तो आपने यहाँ देखा एल्युमिनियम एंड आयरन, तो आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए बिकॉज रिएक्शन हो रही है, बट एल्युमिनियम इज सुपीरियर, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसके बीच में कोई आएगी। तो देख लो क्या आएगी, हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका केमिस्ट्री का, ये मैग्नीशियम रिबन का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि इसको हीट करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखाई देती है। और इस रिएक्शन को हम आंखों से बहुत दूर रख के करते हैं क्योंकि बहुत चमकदार रोशनी दिखाई देती है और आंखों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम प्रोटेक्शन लेके करते हैं। तो ऑप्शन सुनो, मैग्नीशियम रिबन को एयर में यदि हम बर्न करेंगे तो क्या होता है। ए ऑप्शन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, सही है, ये तो हम पढ़ते हैं। ए व्हाइट पाउडर इज द फॉर्म, बिल्कुल सही है, व्हाइट पाउडर ही मिलता है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज, नहीं वेपराइज तो नहीं होता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं ये तो बेसिक होता है ना, तो बेसिक तो रेड को ब्लू करेगा, ब्लू को रेड नहीं करेगा। तो ए 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ढूंढो सी में, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, सी, कि ये वाइट डेजलिंग लाइट देता है और वाइट पाउडर देता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब आपके फिजिक्स के और बायो के हैं। केमिस्ट्री का असर्शन रीजन है बच्चों। असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 20 केमिस्ट्री का है, वो क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में ग्रे हो जाता है। रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय द सनलाइट, बिल्कुल सही है बच्चों। सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है सनलाइट में, और क्यों हो जाता है, बिकॉज उस वाले केस में आपका जो ये डिकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, तो क्लोरीन के प्रेजेंस में वो ग्रे कलर शो करता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर द राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो इसका ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ओके, इसका ए हो जाएगा बच्चों। आप बात करते हैं आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, रुको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों केमिस्ट्री का है सीधा सेक्शन बी का। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कॉपर वायर on burning in a flame get coated with black substance, write the chemical equation of the reaction take place, how can be chemical change be reversed। इसमें बोला है कि यदि कोई भी कॉपर वायर है, इसको हम बर्न करेंगे, बर्न किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगी, तो इसमें मिलेगी हमारे पास CuO क्यूप्रस ऑक्साइड। तो मान लो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कॉपर ले लो तो ये हो जाएगा 2CO, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना है, इसको रिवर्सिबल करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इस वाले केस में जो आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड आया है, इसमें यदि हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दे, हाइड्रोजन के साथ हीट कर दे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। हमारे पास मिल जाएगा 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन,
तो इस वाले केस में हमें क्या करना था कि कॉपर को यदि हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा है, और इस रिएक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, यदि इसमें हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे और हीट कर दे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसमें यही था और इतना कुछ था नहीं, रिएक्शन लिखनी थी, बैलेंस करनी थी और रिवर्स रिएक्शन बतानी थी कैसे होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 यही था। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 32। क्वेश्चन नंबर 32 केमिस्ट्री का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 कोरोजन का है। बहुत सिंपल सा फिनोमिना लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप रीड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, नहीं 26 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच ए मेटल एम कोरोड्स। बच्चों यहाँ पे ना 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ऑब्जर्वेशन ए, ऑब्जर्वेशन बी एंड ऑब्जर्वेशन सी। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है। तो बच्चों जो पहली ऑब्जर्वेशन है ना, ध्यान से सुनो, उसमें जो ऑयल का कंटेंट है ना वो हाफ है। रुको मैं आपको टेस्ट बना के दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे नीचे आपका ऑयल दे रखा है, गैल्वेनाइजेशन कर रखा है, मतलब प्रोटेक्ट की है मेटल, यहाँ ऑयल है, यहाँ आपके पास एक लोहे की नीडल टाइप की है। ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्ट एयर, ये ए है, और जो ऑयल है ये इतना ही है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक है। और दूसरा बीकर है, उसमें क्या दिया है, इनमें क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से देखना, आपको डिफरेंस दिखेगा। ये लोहे की नीडल, तो इसमें बच्चों जो ऑयल का कंटेंट है ना वो यहां तक है, और मॉइस्ट एयर। तीसरा जो केस है ना बच्चों, उसमें क्या बोला है, तीसरे केस में लोहे की नीडल है और ऑयल नीचे, ये है ड्राई एयर। ठीक है, अब इसमें बोला है लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ 3 केसेस A, B and C with reason if the metal M is generally protected against corrosion by the method of galvanization। बच्चों देखो इस वाले केस में हमने देखा ऑयल का कंटेंट सिर्फ हाफ पोर्शन तक है, और बी वाले में ऑयल का कंटेंट ऊपर तक है, और सी वाले पोर्शन में तो हमारे पास ड्राई एयर है, मॉइस्ट एयर ही नहीं है। कोरोजन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, मॉइस्चर का होना तो जरूरी है ना, मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होंगे, तभी तो कोरोजन लगता है, तभी तो मेटल कोरोड होती है। तो बच्चों इसमें देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ तो कोरोजन नहीं होगा क्योंकि ऑयल ने प्रोटेक्ट कर दी, लेयर बना ली, तो जो इतना पोर्शन है ना सिर्फ ये कोरोड करेगा, कोरोड ओनली हाफ पोर्शन, ओनली हाफ पोर्शन। और हाफ पोर्शन कौन सा बच्चों, अबव द ऑयल वाला, अबव द ऑयल, above the oil portion will corrode after some time, after some time। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन में ऑयल का कंटेंट पूरे में है बच्चों, जो ऑयल का कंटेंट पूरा है तो इसने तो अपनी एक लेयर बना ली, प्रिवेंट कर ली मेटल को, और कोरोड नहीं होने दी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। डज नॉट कोरोजन टेक प्लेस, यहाँ पे कोरोजन होगा ही नहीं, बिकॉज ऑयल पूरे यहाँ तक है, हमारे पास जो आयरन की जो पीस डला हुआ है वो पूरा प्रोटेक्टेड है, मॉइस्ट एयर अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर पाएगी, तो डज नॉट कोरोजन टेक प्लेस। अब थर्ड पोर्शन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ तो ड्राई एयर है, वाटर के मॉलिक्यूल ही नहीं है, वाटर के प्रेजेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। डज नॉट कोरोजन टेक प्लेस, डज नॉट कोरोजन टेक प्लेस, यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, बहुत सिंपल, आपको कोरोजन की नॉलेज होती थोड़ी बहुत तो इजीली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते। गैल्वेनाइजेशन यही होता है कि उस पर पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, उसी के ऑक्साइड की लेयर लगा दो तो कोरोजन नहीं होता है, यही गैल्वेनाइजेशन होता है। अब इसी का ही बी वाला पोर्शन है बच्चों, या तो ए करना था या बी करना था। बी वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एल्युमिनियम नाइट्राइड का बनाना है कि वो कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। ये भी ईजी है बच्चों,
इसी का ही बी वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का बी। इसमें बोला है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड आपको बनाना है, तो ये बनाओगे, बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो बच्चों एल्युमिनियम का फॉर्मेशन कैसे होगा? एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Al3+। और जो नाइट्रोजन है वो क्या कर लेगा? आपको पता है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन में क्या होता है? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो बच्चों कैसे बन जाएगा? Al3+ प्लस N3 नेगेटिव, तो ये क्या फॉर्मेशन बना लेगा? एल्युमिनियम नाइट्राइड। इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाता है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8 करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, इसमें ज़्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, इसके बाद इसका ही जो बी वाला पार्ट है, इसमें बस आपको यही बताना था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से स्टेबिलिटी का जो रूल है उसको फॉलो करके आपको ALN बना के दिखाना था कैसे बनेगा। दूसरा है आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड जनरली ब्रिटल and break into pieces when pressure is applied. Give reason to justify the statement. तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड सॉलिड और ब्रिटल होते क्यों हैं? आयोनिक कंपाउंड आपको पता है कैसे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल से आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। मेटल क्या होता है बच्चों? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देती हैं, तो ये क्या हो जाती है? NaO नेगेटिव मान लो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बनता है। तो अपोजिटली चार्ज क्या करेंगे? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जो आयोनिक कंपाउंड है अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये सॉलिड बनते हैं और ब्रिटल होते हैं। अब इसमें बोला है ये ब्रेक हो जाते हैं पीसेज में यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो क्यों बच्चों? मेटल का यदि सेम, दो मेटल सेम चार्ज है, एक मेटल पॉजिटिव दूसरे भी पॉजिटिव, तो सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होने की वजह से यदि हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे। सेम चार्ज मेटल में सेम चार्ज है, नॉन मेटल में सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा और जिसकी वजह से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। बस ये सिंपल सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 भी केमिस्ट्री का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला बताओ वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा क्वेश्चन नंबर 33, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सबको पता है, Na2CO3 10H2। इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट ना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बोला है कि बेकिंग सोडा से बनेगा कैसे। तो बेकिंग सोडा सबको पता है बच्चों क्या होता है? NaHCO3। तो NaHCO3 से कैसे बनेगा? NaHCO3 हमारे पास बेकिंग सोडा है, यदि हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमें तो ये बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे? Na2CO3 लेंगे और इसके साथ हम 10 वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों? Na2CO3 डॉट 10H2O। इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट के फॉर्मेशन हो गए। अब इसमें बोला है कि 2 इसके यूज बताओ। तो सबको पता है वॉशिंग सोडा किस लिए काम आता है? वॉशिंग पर्पज से यूज आता है, लॉन्ड्री पर्पज से यूज आता है, तो एक तो सीधा ही लिख देना लॉन्ड्री पर्पज से। और एक बच्चों किस लिए काम आता है? मेन तो इसका होता है जैसे कोई भी अनक्लोग हो गया पोर्शन, तो उसको हमें क्लोग करना है, कोई आपके आवन की क्लीनिंग करनी है तो क्लीनिंग पर्पज से यूज होता है, लॉन्ड्री पर्पज से यूज होता है, आपकी जो वैसी वो होती है मिक्सचर होता है, ग्राइंडर होता है, उसको हमें क्लीन करना है तो उसमें भी इसका उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसके बेसिकली क्लीनिंग पर्पज से होता है। आप लिख देते लॉन्ड्री में, आवन क्लीनिंग में, मिक्सचर ग्राइंडर होता है उसको क्लीन करने में, इनमें सब में यूज होता है। अब सेक्शन डी आता है बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 34 आपका केमिस्ट्री का ही है।
तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा है। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला है कि फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो बच्चों आपको बहुत बार बताया कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी मॉलिक्यूल में अटैच हो जाती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है, वो क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि ये भी 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। फंक्शनल ग्रुप किसी भी चेन में अटैच हो जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब बोलते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉल। बच्चों जिसके पीछे ओ लग जाता है वो क्या होता है, एल्कोहल, तो ये हो गया एल्कोहल। और दूसरा बोला है प्रोपेनॉन, जिसके पीछे ओन लग जाता है, 1 लग जाता है, वो क्या हो जाता है, कीटोन। और जिसके पीछे एल लग गया वो क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये फंक्शनल बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ था ही नहीं। अब इसी का बी पार्ट है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इथेनॉल टू ईथीन। बच्चों इसमें क्या बोला है, इसी का ही बी पार्ट है, इथेनॉल मतलब CH3 इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल से आपको ईथीन बनाना है, मतलब C डबल बॉन्ड C। तो कैसे बनेगा, वाटर कैसे बन रहा है, इसमें -H2 हुई तो रिलीज हो रहा है, तो रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। कितना सिंपल क्वेश्चन था, डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछी है, अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है इसी का इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है। इससे ही हमें क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। ये कैसे बनेगा, अल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा दो, KMnO4 ले लो, कोई भी पर एसिड ले लो, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये बन जाएगी। कितना सिंपल था, एक डिहाइड्रेशन एक ऑक्सीडेशन। अब इसी का ही बी पार्ट है बच्चों, 34 का बी, नेम 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 1 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखो कितना सिंपल है अभी, जैसे कि ये है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही तो है, साइक्लोप्रोपेन। दो पूछे हैं, इसका बता दो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। 2 पूछे थे, आप कितने में बता दो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब बोला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिसल फॉर्मेशन ऑन एडिंग सोप इन वाटर। मिसल फॉर्मेशन का प्रोसेस सबको पता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, फिर जैसे डर्ट और ऑयल पार्टिकल दिखेंगे उसके अराउंड क्या कर लेते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर बना लेती है, एक लेयर बना लेती है टेल से जो अटैच होते हैं। फिर जैसे ही उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जो आपकी डर्ट है वो इजीली रिंज अवे हो जाएगी। बहुत सिंपल, सब बच्चों को पता है, सबने कर दिया होगा इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है केमिस्ट्री का आपका, आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा है, 38। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 38, इसके बाद आपके केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इजी, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो ही कर पाओगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए completely filled outer cell. This is to attain a noble gas configuration. This may be either through gain of electron or lose of electron or sharing of electron. A बोला है इसमें an element A has atomic number 16, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो बोला है इसमें हाउ विल इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेगा, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी कैसे लिखोगे, 2 8
and 6, 8 और 2 10 और 6 16। अब इसमें बोला है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? 2,8,8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हाईली स्टेबल होती है ना, उसके आउटरमोस्ट मीटर तो 8 ही होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों? 6 में यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दें, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 6 में तो 2 का कराएंगे ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेंगे एंड अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब दूसरा इसमें बोला है राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। C4H8 में बच्चों आपको सिंगल और डबल बॉन्ड बताने हैं कितने होंगे। तो इसका अरेंजमेंट लिखो पहले, CH3 CH2 1 2 3, हाइड्रोजन देखने तो 3 3 6 7, हाँ सही है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड बताओ और डबल बॉन्ड बताओ। सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड कितने हुए बच्चों? काउंट करो, ये भी सिंगल है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड तो सिर्फ एक है बच्चों, डबल बॉन्ड 1। सिंगल कैसे काउंट किए? 3, ये भी तो सिंगल ही बन रहे हैं, ऐसे यूनिट सिंगल ही तो होती है। 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10, तो 10 सिंगल एंड 1 डबल। ठीक है। अब बात करते हैं सी के बच्चों। सी के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में बोला है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें NH3 का फॉर्मेशन करना है कि NH3 कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमने उसका पढ़ा था ना मीथेन का CH4 का, सेम ऐसा ही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, हम इजीली बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। NH3, तो सब पहले नाइट्रोजन का देखो। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5। अब 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, हाइड्रोजन में 1 1 1। ठीक है, कलर चेंज करती हूँ। अब हाइड्रोजन में स्टेबल होने के लिए होना चाहिए 2 और नाइट्रोजन में कितना होना चाहिए? 8। तो हाइड्रोजन में 2 कैसे हो जाएंगे? इसने इससे ले लिया, चलो चलो ले लो ले लो, इसने इससे ले लिया, चलो चलो ले लो ले लो, इसने इससे ले लिया, चलो चलो ले लिया ले लिया। अब नाइट्रोजन को कितने करने हैं? 8। 8 कैसे करेगा? 1 2 3 4 5, इसको यहाँ लिख लो, 6 7 8। तो टिक 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 हो गए ना। अब नाइट्रोजन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के 8 हो गए और ईच हाइड्रोजन के 2 2 हो गए, तो हो गया ना स्टेबल। ठीक है ना। हाइड्रोजन फर्स्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जो स्टेबल होगी, बाकी में 8 8 होंगे वो स्टेबल होगी। ठीक है, इसलिए बस इतना ही था। अब बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट की। व्हाई डज कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें बोला है कि कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्यों शेयर करता है अदर एटम से। कार्बन क्यों शेयर करता है? बिकॉज उसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, आउटर मोस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट्स वाई तो शेयर कर रहा है ना बच्चों। कार्बन में क्या बताया था? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? 2,4। तो अभी ना तो लूज कर सकता है 2,8 करने के लिए और ना ही ये गेन कर सकता है बच्चों। लूज क्यों नहीं कर सकता? आपको एक्सप्लेन किया गया था कि लूज कर देगा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती, दैट्स वाई वो लूज नहीं कर पाता। और गेन क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएंगे और स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, तो ये दोनों पार्ट पॉसिबल नहीं होते। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए फॉर स्टेबिलिटी गेन ये क्या करता है? शेयर करता है, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बस इतना सा करना था बच्चों इसमें। और एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते, कोई भी CH4 का कर देते चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसमें यही करना था कि ना लूज कर सकता ना गेन कर सकता, सॉरी। तो इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट्स राइट। और इसमें कुछ नहीं करना था,
ठीक है। इसके बाद बस आपका ही लास्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। देखो कितनी इजी केमिस्ट्री आई है, हमने जो कोर्स पढ़ा है उससे आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बहुत इजी पेपर आता है, एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, इजीली आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, इतना कुछ नहीं था, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 10th का आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है और ये पेपर भी सोल्व करा दिया। ये सेट सी था, आपका सेट 3 था। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।